नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय। आप देख रहे हैं क्राइम स्पॉट। क्राइम स्पॉट के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे इंटर स्टेट माफिया कुख्यात अपराधी प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की। मुन्ना बजरंगी का जन्म 1967 में जौनपुर जिले के पूरे दयाल कसेरू नामक गांव में हुआ। मुन्ना बजरंगी के पिता पारस सिंह वैसे तो किसान थे, लेकिन परिवार बड़ा होने के नाते उन्होंने एक डेयरी फार्म भी खोल रखा था। उस डेयरी फार्म में अन्य भाइयों के साथ साथ वो भी काम करते थे और दूध बेचकर अपने घर परिवार को चलाते थे। मुन्ना बजरंगी शुरू से ही बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति था। पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, लिहाजा क्लास 5 से ही यह पढ़ाई लिखाई छोड़कर पिता के साथ डेयरी के काम में लग गया था। ये कहा जाए पढ़ाई लिखाई उसने नहीं छोड़ा था, बल्कि स्कूल के लोग आकर उसको छोड़ गए थे और हाथ पैर जोड़ के गए थे कि हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे। चूंकि बदमाश प्रवृत्ति का था तो छोटी मोटी शरारतें करता रहता था, लेकिन 17 वर्ष की आयु में ही मुन्ना बजरंगी के नाम एक मुकदमा दर्ज हुआ। वो भी मुकदमा अवैध कट्टा रखने और मारपीट से संबंधित था। पिता को लगा कि शायद बच्चा बहक गया है, सुधर जाएगा, और उन्होंने फिर इसको अपने साथ कारोबार पे लगाया। लेकिन मुन्ना बजरंगी का मन उस काम में नहीं लगा। फिल्मों का शौकीन मुन्ना बजरंगी एक बड़ा माफिया बनना चाहता था। दाऊद इब्राहिम उसका आदर्श था, क्योंकि जिन फिल्मों में वो दाऊद इब्राहिम को देखता था तो अनायास ही खड़े होकर सीटियां बजाता था। इन सब के बीच मुन्ना बजरंगी को एक नजदीक में ही कालीन कारोबारी के यहाँ काम मिल गया। मुन्ना बजरंगी ने 6 महीने मन लगाकर वहां काम किया। उसके बाद मुन्ना बजरंगी को पता चला कि हमारे इस कालीन कारोबारी के यहाँ जो मालिक है हमारे, बहुत कैश पड़ा रहता है और अक्सर ये शाम को कैश लेकर आते हैं। मुन्ना बजरंगी ने उनका विश्वास जीत लिया था, उनके यहाँ दिन रात काम करके, घरेलू काम करके भी, इसलिए बहुत सारी चीजें वो अपनी मुन्ना बजरंगी से शेयर भी कर देते थे। एक दिन उन्होंने मुन्ना बजरंगी को बता दिया कि आज शाम को कुछ देरी तक यहाँ रुके रहना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ तगादे पे और तगादे से आ जाऊंगा तभी जाना। मुन्ना बजरंगी के लिए ये बहुत अच्छा मौका था और मुन्ना बजरंगी ने अपने अन्नदाता को ही रास्ते में रोककर उनकी हत्या की और उनके पैसे लूट लिए। फिलहाल इस मामले में मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुन्ना बजरंगी जेल गया और उसके बाद कुछ दिन बाद जेल से छूट के वापस घर आया। कुछ दिन तक घर पे रहा। मुन्ना बजरंगी का मन नहीं लग रहा था। इसी बीच मुन्ना बजरंगी जौनपुर के ही एक दबंग व्यक्ति, जो उसके रिश्तेदार भी थे, गजराज सिंह के संपर्क में आया। मुन्ना बजरंगी गजराज सिंह के संपर्क में आते ही मानो कि उसे पंख लग गए हों, और गजराज सिंह ने भी अपने बदले, दुश्मनों से अपना बदला लेने के लिए मुन्ना बजरंगी का खूब इस्तेमाल किया। मुन्ना बजरंगी के आपराधिक इतिहास पे यदि एक नज़र डालें तो मुन्ना बजरंगी ने सबसे पहली हत्या 1984 में कालीन कारोबारी की। जेल से आया, उसके बाद उसके संपर्क अब बहुत बड़े बड़े लोगों से हो गए। इसके बाद मुन्ना बजरंगी ने 1991 में अवधेश राय की हत्या की। ये अवधेश राय की हत्या मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी से दोस्ती का परिणाम था। अवधेश राय बनारस के लहुराबीर अपने आवास पे बाहर खड़े थे, तभी मुन्ना बजरंगी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और उनकी हत्या कर दी। सूत्र बताते हैं कि हत्या में भागने के चक्कर में उस वैन का एक्सीडेंट हो गया जिसमें मुन्ना बजरंगी और उसके साथी सवार थे, और फिर वो वैन छोड़कर मौके से भाग निकले। इसके बाद मुन्ना बजरंगी ने 1993 में रामचंद्र प्रधान की जौनपुर में हत्या की। रामचंद्र प्रधान को पहले से ही थ्रेट था। उनके साथ कार्बाइन युक्त एक उनका सरकारी गनर और उनका साला खड़ा था। इस हत्याकांड को भी मुन्ना बजरंगी ने बहुत फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। मुन्ना बजरंगी लगभग 20 फीट दूर से ही वैन का दरवाजा खोला और एक गोली सीधे गनर के सर पे मारी। उसके बाद रामचंद्र की हत्या की और दूर ही खड़े उनके साले की हत्या कर कार्बाइन लूट कर वहां से फरार हो गया।
अब मुन्ना बजरंगी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था। मुन्ना बजरंगी अब पूर्वांचल में सुर्खियां बटोर रहा था। 1993 में रामचंद्र प्रधान की हत्या के बाद 1995 में कैलाश दुबे की हत्या। कैलाश दुबे एक दबंग किस्म के व्यक्तित्व वाले थे और ब्लॉक प्रमुख थे। वो मुन्ना बजरंगी जैसे लोगों को कभी कुछ समझते नहीं थे। इन सब चीजों का बदला लेने के लिए मुन्ना बजरंगी ने कैलाश दुबे की हत्या की। उसके बाद 1996 में मुन्ना बजरंगी ने बनारस के नरिया इलाके में सुनील राय जो कि छात्र नेता थे और बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, उनका किसी अपराध या इस तरह के चीजों में कोई लेना देना नहीं था। वह अपने 4 साथियों के साथ, जिसमें राम प्रकाश पांडे जो कि एक दिन पहले ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अध्यक्ष का चुनाव जीते थे और शपथ लेना बाकी था। ये लोग 4 लोग एक गाड़ी में सवार होकर नरिया आते हैं और मुन्ना बजरंगी पहले से ही घात लगाकर अपने साथियों के साथ AK-47 से उन पर भ्रष्ट फायर कर देता है, जिससे गाड़ी में मौजूद 4 साथी मारे गए और सुनील राय भी इसमें मारे गए। सुनील राय की हत्या के पीछे जो कारण बताया जाता है वो ये है कि बनारस में एक बहुत चर्चित हत्या हुई थी अभिलाष सिंह की। अभिलाष सिंह के भाई से मुन्ना बजरंगी की दोस्ती थी। इस अभिलाष सिंह की हत्या में अनिल राय और सुनील राय दोनों लोग नामजद थे, कुछ और लोग भी नामजद थे। तो मुन्ना बजरंगी अनिल राय को पहले मारने के लिए कई बार रेकी किए, नहीं मिले तो सुनील राय सॉफ्ट टारगेट मिल गए, क्योंकि सुनील राय अपराधी प्रवृत्ति के थे नहीं, वो हम छात्र राजनीति में सक्रिय थे तो हमेशा घूमते थे और बड़े आसानी से मिल जाते थे। सुनील राय की हत्या हो गई। सुनील राय की हत्या के बाद 2002 में उनके सगे बड़े भाई अनिल राय की भी हत्या मुन्ना बजरंगी ने AK-47 से बनारस के मल्लहिया चौराहे पे कर दिया। अब इससे मुन्ना बजरंगी का ग्राफ और बढ़ता गया। पूर्वांचल में उसका सिक्का जम गया, चूंकि मुख्तार अंसारी के संपर्क में था और कुछ लोग बताते हैं कि कई बार वो सऊदी अरब भी गया और डी कंपनी के लोगों से भी वो मिला, उनसे भी अच्छे खासे संबंध थे। और उसके बाद फिर 2005 में जो सबसे बड़ी वारदात हुई वो कृष्णानंद राय हत्याकांड हुई, जिसमें मुख्तार अंसारी ने 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या के लिए मुन्ना बजरंगी को सारा ठेका दे दिया। मुन्ना बजरंगी सूत्र बताते हैं कि गाजीपुर के बसनिया चट्टी पर यह हत्याकांड हुआ था, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और इसकी कहानी मुन्ना बजरंगी ने ही रची थी। मुन्ना बजरंगी लगभग एक महीने से जाके वहां नजदीक में ही टिका हुआ था और कोई भी ये बात नहीं समझ पा रहा था कि इतना बड़ा अपराधी यहाँ है। सारी इंटेलिजेंस फेल थी, थाने के मुखबिर फेल थे और लगभग ये 6-7 हार्डकोर क्रिमिनल के साथ AK-47 के साथ वहां रुका हुआ था। कृष्णानंद राय बहुत ही सुरक्षा के साथ चलते थे। कृष्णानंद राय कभी अकेले या एक गाड़ी से इस तरह जाते ही नहीं थे। जब भी वो कहीं जाते थे तो उनके साथ बहुत सारे गनर उनके लोग रहते थे, क्योंकि वो विधायक थे, मुख्तार अंसारी से दुश्मनी थी तो कहीं ना कहीं वो सिक्योर रहते थे। इसके पहले भी कई बार उनको थ्रेट मिला था। तो इस वजह से मुन्ना बजरंगी ने ही एक जाल बुना। लोग बताते हैं कि एक क्रिकेट के टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया और उस क्रिकेट टूर्नामेंट को जानबूझ के एक ऐसे फील्ड में रखा गया जहां से ढेर सारी गाड़ियां न जा पाएं। एक पुलिया को क्रॉस करना था, उस पुलिया को क्रॉस करने के लिए भी ड्राइवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। फिलहाल कृष्णानंद राय इन सारी चीजों से बेखबर और टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए निकल पड़े। अब वहां पे वो एक गाड़ी से गए थे, गनर शायद एकाक थे वरना वो भी नहीं थे, क्योंकि उनके घर के नजदीक का मामला था और पूरा घरेलू माहौल ही था तो वो भी बेखबर थे। लेकिन पहले से ही घात लगाए मुन्ना बजरंगी ने उनके गाड़ी काफिले पर हमला कर दिया। लगभग 500 से ज्यादा गोलियां चली, क्योंकि जिन 7 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ एक एक व्यक्ति के शरीर से 30 से 50 के बीच गोलियां निकली। कृष्णानंद राय को भी लगभग 40 गोलियां लगी थी। उसके बाद मुन्ना बजरंगी
सूत्रों से जो जानकारी मिलती है कि मुन्ना बजंगी कुछ दिन वहीं छुपा रहा, क्योंकि पुलिस की बहुत नाकेबंदी हो गई और विधायक की हत्या हुई थी, तो मामला बहुत बेहद गंभीर था। कुछ दिन बाद फिर मुन्ना बजंगी के सारे साथी धीरे धीरे एक एक करके वहां से निकले और फिर बनारस आए और बनारस के बाद इधर उधर चले गए। इन सब के बीच मुन्ना बजंगी के साथ एक और जो बड़ा हादसा हुआ था, जिसके वजह से जो है मुन्ना बजंगी बहुत प्रकाश में आया। 1998 में यूपी और दिल्ली की स्पेशल सेल के साथ मुन्ना बजंगी का मुठभेड़ हुआ। मुन्ना बजंगी और उसका एक साथी साथ में था। ये असली मुठभेड़ था, ये कोई उस तरह का मुठभेड़ नहीं था। और इसमें मुन्ना बजंगी की तरफ से भी फायरिंग हुई और स्पेशल सेल की तरफ से भी फायरिंग हुई, जिसमें मुन्ना बजंगी को लगभग 7 गोलियां लगी थी, 7 से 8 गोलियां लगी थी और मुन्ना बजंगी के साथी को 4 गोली लगी थी। पुलिस ने दोनों को मृत समझा और मृत समझ के सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। हालांकि जो प्रक्रिया है, पुलिस किसी को डेथ घोषित नहीं करती, वो डॉक्टर ही घोषित करता है। और जब दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों के पास मुन्ना बजंगी को ले जाया गया तो डॉक्टर जनरल चेकअप कर रहे थे। उसी बीच डॉक्टर को हार्ट बीट मिली और मुन्ना बजंगी थोड़ी देर बाद कराहने लगा और उसकी थोड़ी आंख खुली। इमरजेंसी में डॉक्टर तुरंत उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए और जहां मुन्ना बजंगी बच गया। उसके बाद मुन्ना बजंगी को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया और 2002 में मुन्ना बजंगी की बेल हो गई। उसके बाद बाहर आया, बाहर आकर भी 2003, 2005 में तमाम हत्याएं की। मुन्ना बजंगी के विषय में कहा जाता है कि मुन्ना बजंगी ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, केरल, लगभग 10 राज्यों में मिलाकर 100 से भी ऊपर हत्याएं की थी। मुन्ना बजंगी ने अधिकांश हत्याएं रंगदारी या तो अपने किसी मित्र, गैंग के किसी सदस्य का बदला लेने के लिए किया। इसी बीच मुन्ना बजंगी दोबारा फिर 2009 में पकड़ा गया। खबर आई कि मुन्ना बजंगी को दिल्ली और मुंबई की स्पेशल टीम ने मुंबई के मलाड इलाके से गिरफ्तार किया है। लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति के तहत गिरफ्तारी थी, जानबूझ के खुद को गिरफ्तार कराया गया था, क्योंकि मुन्ना बजंगी को पता था कि यदि पुलिस के हाथ आएंगे तो एक बार बच गए हैं, दोबारा बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो मुन्ना बजंगी ने मुख्तार के साथ प्लान बनाया कि हम जेल में सरेंडर कर देते हैं और उसके बाद फिर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उसको लगता था कि चुनाव ही एक ऐसा जरिया है जिसके वजह से वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकता है, सुरक्षित रह सकता है और शायद जेल से बाहर आ सकता है। क्योंकि तमाम जितने उसने अपराध किए थे उसमें मैक्सिमम गवाहों को डरा धमका कर कोई गवाही करने नहीं गया। FIR दर्ज हुई, चार्जशीट लगी, उसमें भी बहुत चार्जशीट में वो बातें नहीं थी कि उसको सजा ही हो जाती। और अंततः जब 2009 में वो सरेंडर किया, दिल्ली ले आया गया, तिहाड़ था। उसके बाद फिर चूंकि उसके बहुत सारे मामले यहाँ वहाँ चलते रहे, फिर यूपी पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया, क्योंकि ज्यादातर मामले जिसमें मुकदमे पंजीकृत थे वो यूपी में थे। फिर काफी दिन तक मुन्ना बजंगी सुल्तानपुर जेल में रहा। अब चूंकि मेरे रिसर्च का टॉपिक क्राइम था तो 2-3 मुलाकात मेरी भी सुल्तानपुर जेल में हुई थी और मैंने बहुत सारे मुद्दों पे मुन्ना बजंगी से कुछ सच जानना चाहा, लेकिन मुन्ना बजंगी ने वही झूठ बोला जो अदालत में हलफनामा के रूप में जाते रहे या सार्वजनिक रहे। मुन्ना बजंगी सुल्तानपुर जेल में काफी ऐशो आराम से रहता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। मैं भी पहले गया तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये किसी माफिया का सेल है या फिर जो है किसी अधिकारी के कमरे में हम आ गए हैं, ऑफिस में आ गए हैं। और वहाँ भी तमाम पूर्वांचल के लोग दरबार लगाए हुए बैठे थे और सारी व्यवस्था थी, सब कुछ था। वो देख के आपको लगता कि माफिया माफिया क्यों बनता है, क्यों कोई अपराध नहीं छोड़ता, उसका कारण ही वही था। इन सब के बीच मुन्ना बजंगी कई बार अंडरवर्ल्ड के लोगों से मिलने दुबई गया। इसके पुख्ता प्रमाण इंटेलिजेंस के पास भी थे, इंटेलिजेंस के लोगों के पास थे, वो शेयर करते थे। लेकिन कुछ मुन्ना बजंगी के राजनीतिक गुरु थे जो उसे बचाते थे। उन्हीं राजनीतिक गुरु के बल पर जेल में वो सुविधाएं मिली थी। वो सुविधा ज्यादा दिन नहीं रही और जैसे ही सरकार बदली फिर मुन्ना बजंगी के बुरे दिन शुरू हो गए।
इसी तरह के एक मामले में मुन्ना बजरंगी ने ब्रह्मदत्त त्रिपाठी जो बसपा के नेता थे उनको फ़ोन पे धमकी दिया था किसी ज़मीन के मामले में सेटलमेंट के लिए, और चूंकि वो उनका कानून में ज़्यादा विश्वास था तो उन्होंने बागपत में मुकदमा दर्ज करवाया। बागपत में मुकदमा दर्ज हुआ, न्यायालय में पेशी पर जाना था। तो चूंकि मुन्ना बजरंगी झांसी में उस समय शिफ्ट हो गए थे सुल्तानपुर से, तो झांसी से बागपत ले जाया गया, लेकिन ले जाने में शाम हो गई या एक दिन पहले ही जाना था ताकि सुबह 10 बजे कोर्ट ले जाया जा सके। और बागपत में ले जाया गया और बागपत में जेल में जब दाखिला दिया गया तो वहाँ उसके साथ सुनील राठी, विक्की सुरेड़ा, ये उत्तराखंड के बड़े अपराधी थे। सुनील राठी भी आजीवन कारावास की सजा में वहाँ बंद थे। सूत्र बताते हैं कि रात में शाम में इन सारे लोगों ने साथ खाना खाया और सुबह जो खबर बाहर आई कि बाथरूम में मुन्ना बजरंगी को 9mm की पिस्टल से सुनील राठी और विक्की सुहेड़ा ने गोली मार दी। कारण जो आया वो थोड़ा हास्यास्पद था। कारण ये आया कि मुन्ना बजरंगी ने सुनील राठी को बोल दिया कि और मोटे कैसे हो गैंडे। इससे सुनील राठी नाराज हो गया था। फिर कारण के बाद में एक सवाल आता है कि क्या सुनील राठी को पता था कि मुन्ना बजरंगी बागपत जेल में आ रहा है और मुझे गैंडा और मोटा बोलेगा, इसलिए पिस्टल मंगा के पहले से ही रख लूं। तो इन सवालों से ये घटना घिरा हुआ है और लोग बताते हैं कि इस हत्याकांड में तमाम मुन्ना बजरंगी के विरोधी, जिसके पास धन था वो धन से आया, जिसके पास राजनीतिक पकड़ थी, जो प्लानिंग कर सका, वो सारे मिलजुल के आए और एक दुर्दांत कुख्यात अपराधी का अंत हुआ। मुन्ना बजरंगी के बारे में उसके गैंग के लोग बताते हैं कि मुन्ना बजरंगी का पेट बहुत बड़ा था। उसके गैंग के लोग जब भी उसके पास कोई मामला लेकर जाते थे तो मामला तो वहां पहुंच जाता था, लेकिन वो खाली हाथ लौटते थे। और यही कारण था कि मुन्ना बजरंगी के गैंग से जुड़े कुछ खास लोग जो मुन्ना बजरंगी के बाहर चीज़ों को मैनेज करते थे, बारी बारी से उनकी भी हत्याएं हुई, क्योंकि उनकी भी दुश्मनी तमाम लोगों से थी। आपसी दुश्मनी, आपसी संबंध ही खराब हो रहे थे, तो इसलिए एक लोग प्लानिंग किए। और मुन्ना बजरंगी के बारे में कहा जाता है कि मुन्ना बजरंगी ने जिससे रंगदारी मांगी उसने या तो दिया और या तो वो दुनिया छोड़कर चला गया। मुन्ना बजरंगी हार्डकोर क्रिमिनल था। मुन्ना बजरंगी पे हमेशा जेल के दौरान भी पुलिस प्रशासन की नज़र रहती थी कि मुन्ना बजरंगी किस तरह के क्रियाकलापों में इन्वॉल्व है। आने जाने वालों की भी बाकायदा सूची बनती थी और उनके भी अलग अलग तरीके से जांच होते थे। हालांकि मुन्ना बजरंगी जब से जेल में बंद था तो किसी ऐसे वारदात को उसने अंजाम भी नहीं दिया जो प्रशासन के संज्ञान में हो और उस घटना को कर दिया हो मुन्ना बजरंगी ने। तो ये तो कहानी थी फिलहाल मुन्ना बजरंगी की। इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए क्राइम स्पॉट से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।